आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है मीनू त्रिपाठी जी द्वारा लिखित कहानी स्नेह निमंत्रण। अविनाश जी, हम संगम होटल से बोल रहे हैं। आपके सभी गेस्ट चेकआउट कर गए हैं, बस एक बुजुर्ग महिला बची हैं। उनको हमने रिसेप्शन में बिठा दिया है। कृपया आप जल्दी से जल्दी उनको ले जाएं। हमें दूसरी शादी के लिए रूम्स तैयार करने हैं। बुजुर्ग महिला कौन? असमंजस और विस्मय भरे भाव से वह बुदबुदाया और तभी ध्यान शकुंतला भाभी की ओर गया तो हड़बड़ाता हुआ सुरेखा के पास आया। सुरेखा, शकुंतला भाभी कहाँ हैं? उसने पूछा, पर सुरेखा फोन पर किसी विदेशी प्रवासी सहेली को शादी का विवरण देने में व्यस्त थी। शादी बड़े अच्छे से निपट गई है। शहर के नामी इवेंट मैनेजर सुमेर सूरी को हायर किया था। हाँ, खर्च तो बहुत हुआ, पर उसका इंतज़ाम बढ़िया था। मेहंदी और जयमाला की बात तो क्या बताऊं, इतना बढ़िया कि जिसने देखा तारीफ की। अरे सुनो, वो शकुंतला भाभी, अविनाश ने फिर टोका तो रिसीवर पर हाथ रखकर अरे रुको ना कहकर फिर सहेली से बतियाने लगी। बस ये समझ लो, लग रहा था जैसे फिल्मी पर्दे पर शादी का दृश्य फिल्माया जा रहा हो। हाँ हाँ, घरातियों से लेकर बारातियों तक के सारे इंतजाम उसी ने किए। नाश्ता, खाना, रहने की व्यवस्था, यहाँ तक कि चलते समय का पैक लंच का अरेंजमेंट भी इवेंट मैनेजर नहीं किया। 2-4 को छोड़कर सभी रिलेटिव्स शादी वाले दिन ही आए। होटल में रुकवाया। घर में जगह कहाँ है, हमें भी तो स्पेस चाहिए। सुरेखा का इत्मीनान देखकर अविनाश के सब्र का प्याला छलकने लगा। उसे उद्विग्न देख सुरेखा ने अच्छा सुन, फिर बात करती हूँ, फ़ोन काटते हुए बातचीत का समापन किया और फिर खींच से पूछा, क्या हुआ? तुम्हें पता भी है शकुंतला भाभी होटल में ही रह गई हैं। अरे, उसका आश्चर्य महज अरे पर सिमटा। कुछ पल के मौन के बाद उसने सफाई दी। कितनी सुबह आराध्या की विदाई हुई, उसके बाद एक मेहमानों के निकलने का तांता लगा रहा। इन सब में कहाँ ध्यान रहा भाभी का। सच बताऊँ तो मुझे लगा था वो वहीं से निकल गई होंगी। वाह, वो जाएंगी और तुम्हें इसका होश ही नहीं रहेगा। कैसे जाएंगी? कौन जाएगा उन्हें छोड़ने? ये सब कुछ दिमाग में नहीं आया। दिमाग पल भर के लिए खाली हो तो सोचूं। मुझे लगा तुमने इंतज़ाम किया होगा। अरे रहने दो यार तुम। कुछ झल्ला कर वह जेब से कार की चाबी निकालता हुआ बाहर अपनी कार की ओर लपका। कुछ ही देर में वो होटल ग्रैंडसन में था। रिसेप्शन के सोफे पर सहमी सी बैठी शकुंतला भाभी अविनाश को देखते ही रुआंसी सी हो आई और हाथ में पकड़ी डिबिया दिखाती हुई बोली, ये देख, पायल लाई थी आराध्या के लिए। सोचा था मौका देखकर अपने हाथों से पहनाऊंगी, पर वो तो विदा भी हो गई और मैं बेवकूफ़ सी सोती रह गई। कोई जगह देता तो मिल लेती उससे। कोई बात नहीं, पग फेरे में आएगी तो आपकी तरफ से हम दे देंगे। अभी तो आप घर चलो। शकुंतला भाभी कुछ धपकती सी चाल में अविनाश के पीछे पीछे जल्दी जल्दी चल दी। रास्ते भर शकुंतला भाभी के चेहरे पर घबराहट, तनाव और अविनाश के चेहरे में शर्मिंदगी बनी रही। अलबत्ता सुरेखा उन्हें देखकर हंसते हुए बोली, अरे आप वहीं रह गए थे? विदाई की गहमा गहमी भी नहीं जानी क्या? अरे अब क्या बताऊं, लगा कोई जगाएगा। शायद एलर्जी वाली दवाई खा ली थी, इसी वजह से नींद गहरा गई। शर्मिंदगी से दोहरी होती अपने सो जाने की सफाई देती शकुंतला भाभी चारों ओर ताकते हुए आश्चर्य से बोली, सब चले गए क्या? और क्या, आराध्या के विदा होते ही सब वहीं से निकल गए? अच्छा। चलते समय किसी से मिल न पाने के नैराश्य में डूबी भाभी के मुंह से बस इतना ही निकला और वो वहीं एक कुर्सी पर बैठ गईं। अविनाश ने पैंट की जेब से पायल की डिबिया निकाल कर सुरेखा को पकड़ाई और कहा, भाभी आराध्या के लिए लाई हैं, पग फेरे में आए तो दे देना। पायल की डिबिया अलमारी में रखने से पहले सुरेखा ने डिबिया खोलकर देखा। पायल को हाथों में तौलती वो बुदबुदाई, पुराने डिज़ाइन की हल्की सी तो है, काम वाली बाई को दे दूंगी। उपेक्षा से अलमारी की दराज में डालते हुए उसने शकुंतला भाभी के लिए साड़ी और श्रीकांत दादा के लिए कुर्ता निकाला और 2 डिब्बे मिठाई भाभी के सामने आपके लिए कहते हुए रख दिए। भाभी नाराज़गी से बोली, ये कौन सी रीति है? बेटी की शादी में कोई भेंट लेता है क्या? भाभी की बात पर सुरेखा आत्ममुग्धता से बोली, आजकल बेटे बेटी सब बराबर हैं। सो तो है, पर ऐसे उपहार में देती तो ले भी लेती। बिटिया की शादी में
अरे अब कहाँ किसी से मिलना मिलाना होता है। आप आई यह बड़ी बात है। श्रीकांत दादा 4 दिन से अकेले घर संभाल रहे हैं। ड्राइवर से कहकर आपको घर छुड़वा देती हूँ। सुरेखा के कहते ही भाभी अविनाश का मुंह देखती हुई कुछ संकोच से बोली, सोच रही हूँ इतनी दूर आई हूँ तो छोटी चौक वाले मंदिर के दर्शन कर लूँ। बड़े दिनों से इच्छा थी। अब बुढ़ापे में इतनी दूर आना कहाँ हो पाएगा। सुरेखा के माथे पर तुरंत सिलवटें आईं। कहाँ जाएंगी, इन दिनों मेला चल रहा है, बड़ी भीड़ होगी। भाभी को हतोत्साहित करके वह अविनाश से मुखातिब हुई, तुम क्या बैठे हो, बड़े काम है रे बाबा। जाओ ज़रा सुमेर से पूछ कर बिल्स क्लियर कर दो। कल सुबह आराध्या और दामाद जी आएंगे, इसलिए पग फेरे की तैयारी करनी है। सुनो, सुमेर से पग फेरे के लिए भी किसी 5 स्टार होटल में लंच अरेंज करवा लो। बेटी दामाद थोड़ी देर के लिए आएंगे, घर में कहाँ खाने का तामझाम होगा। अब मैं अकेली क्या क्या देखूं। धारा प्रवाह बोलती अचानक व्यस्त हो चली सुरेखा शकुंतला भाभी को नजरअंदाज करती हुई वहां से उठ गई। अविनाश संकोच में सिमटी भाभी को देखकर सोच में पड़ गया। आराध्या की शादी के लिए 4 दिन पहले वह कितने मान सम्मान और मनुहार से भाभी को लेने गया था। बुढ़ापे की शारीरिक असमर्थता के चलते वह आने को राजी भी नहीं थी, पर जब उसने अपना तो स्नेह भरे शब्दों में साधिकार कहा, भाभी ना की कोई गुंजाइश ही नहीं है, जैसे भी हो बस चल पड़ो। इधर कुछ सालों से मिलना नहीं हुआ तो क्या रिश्ता खत्म हो गया। तेवर की मनुहार के आगे दुविधा में फंसी भाभी निमंत्रण पत्र को देखते हुए बोली, बड़े धर्म संकट में डाल दिया है रे तूने तो। घर के काम काज को छोड़ इतनी दूर मुझे लिवाने चला आया। मना करते भी संकोच हो रहा है। सच पूछ तो अब तेरे दादा को छोड़कर कहीं आती जाती नहीं हूँ। समय समय पर दवाएं परहेजी खाने का झंझट सो अलग। 1 घंटे का तो रास्ता है, जब चाहो छोड़ आऊँगा। 2-4 दिन के लिए दादा अकेले रह लेंगे, तुम सबसे मिल भी लोगी। शादी ब्याह तो उत्सव और मेला है, सबसे मिलना मिलना हो जाएगा, तुम्हारा मन भी लग जाएगा। मन की क्या बात करता है, मन क्यों नहीं लगेगा। सुरेखा दौड़ भाग कर रही होगी, घर भर में उल्लास छाया होगा। भाभी आंखें मूंद विगत के अनेक उत्सवों की कल्पना में डूबी बोली, कितना कितना काम हम लोग कर लेते थे। हफ्तों पहले मोहल्ले टोले के लोग जुटते थे, बढ़ियाँ बनती, चावल रंगे जाते, गीत गाए जाते, और हो आ गई ना कि मन वहीं धरा रहेगा। मेरा खाना पीना महाराजिन देख लेगी। श्रीकांत दादा के हरी झंडी दिखाते ही बात बन गई और शकुंतला भाभी चलने की तैयारी में जुट गईं। अविनाश के पिता और श्रीकांत दादा के पिता चचेरे भाई थे। अविनाश जब 5 साल का था तब श्रीकांत दादा का ब्याह हुआ था। अविनाश की माँ और शकुंतला भाभी लगभग हमउम्र ही थीं। सास बहू से इतर सहेलियों सा रिश्ता रहा उनका। उस समय कम से कम 2-2.5 दर्जन सदस्यों का उनका संयुक्त परिवार था। समय बीतते संयुक्त परिवार एकल में तब्दील हुआ। अविनाश की माँ की विशेष स्नेह पात्रा शकुंतला भाभी की उपस्थिति छोटे बड़े सभी कामकाज में अपरिहार्य थी। घर परिवार के सभी कामकाज निभाते वो रीति रिवाजों में इतनी पारंगत हो गई कि खानदान में होने वाली शादी ब्याह तीज त्योहारों की रस्मों में उनको आगे रखा जाने लगा। अविनाश के माता पिता दुनिया से कूच कर गए तब संपर्क टूटा। न शकुंतला भाभी के विदेशी प्रवासी बेटे ने न ही अविनाश ने रिश्तों को जोड़े रखने में कोई दिलचस्पी दिखाई। हालांकि छोटे काका काकी बुआ फूफा पर बुढ़ापे की मार से वो सब बीते दिनों की बिसरी यादें बनकर रह गए हैं। शरीर के साथ स्मृति भी क्षीण हो गई है। ऐसे में न तो उनके बच्चे कहीं लाने ले जाने में दिलचस्पी दिखाते हैं, न ही बुलाने वाले उन पर आने का कोई दबाव डालते हैं। कामकाज में बुजुर्गों की गैर मौजूदगी से उस खास पीढ़ी की मुश्किलें बढ़ी जो न तो परंपराओं से दूरी बनाने में सक्षम रही, न रीति रिवाजों को सीखने में ही दिलचस्पी दिखाई। नाते रिश्तेदारों की कमी आउटसोर्सिंग के ज़माने में खली नहीं, पर खानदानी परंपराएं किससे आउटसोर्स करवाएं? ये जटिल प्रश्न सुरेखा के दिमाग में कुलबुलाया। इवेंट मैनेजर खाना पीना देख लेगा, मेहंदी सगाई की रस्में टीवी सीरियल की बदौलत हो जाएंगी, पर शादी में सिर्फ मौज मस्ती नहीं, परंपराएं और रीति रिवाज भी होते हैं, वो कौन बताएगा? पंडित जी को पूजा और रस्मों की तैयारी के लिए बुलवाया गया तो वो भी बोले,
जजमान, शादी से 3-4 दिन पहले से चलने वाली हर घर की अपनी कुछ कुल रस्में होती हैं। वैसे तो रस्में एक सी ही होती हैं, पर कुल के हिसाब से देखें तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो आ ही जाता है। बेहतर होगा कि कुल रस्मों में मेरे साथ आपके घर का कोई बूढ़ा बुजुर्ग भी हो। पंडित जी, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो अपनी शारीरिक अक्षमता के चलते आने में असमर्थ हैं। आप ही जैसा ठीक समझे करवाएं। हमारी तरफ से रस्मों को लेकर कोई बंधन नहीं है। अविनाश ने कह तो दिया, पर सुरेखा के मन में इकलौती बेटी की शादी में कुल की रस्मों को लेकर अविनाश का समझौतावादी रवैया खटक गया। ऐसे में सुरेखा को सास ससुर बहुत याद आए। जेठ जेठानी के बच्चे तो उनके सामने ही ब्याह गए थे, तो उनसे कैसे क्या किया जैसे प्रश्न पूछना बेमानी था। उन्होंने तो पहले ही जल्दी आने में असमर्थता व्यक्त करते हुए यह साफ कर दिया कि माँ और पिताजी के रहते कुल रस्मों की अदायगी हो गई। जो कहा गया सो कर दिया, अभी तो कुछ ध्यान नहीं। इकलौती ननद इंदिरा तो जेठानी से भी 2 कदम आगे बढ़कर रीति रिवाजों में क्या रखा है भाभी कहकर पल्ला झाड़ लिया। सुरेखा समझ गई कि इंदिरा से भी कोई उम्मीद रखना बेकार ही है। फिर पंडित जी के अनुसार बहन बेटी का कुल दूसरा होता है। ऐसे में शकुंतला भाभी की याद आई। जैसे भी हो, शकुंतला भाभी से संपर्क करो। मैं अपनी बेटी के ब्याह में रस्मों को लेकर कोई समझौता नहीं करूंगी। सुरेखा के इस ऐलान के बाद शकुंतला भाभी का नाम जोड़ा गया। सालों में उनसे किसी ने कोई संपर्क नहीं रखा। ऐसे में सिर्फ कार्ड के भरोसे उनके आने की उम्मीद 9 के बराबर थी, सो वो खुद लिवाने पहुंचा। शकुंतला भाभी बेटे समान देवर के स्नेह निमंत्रण से अभिभूत हो चली आईं। उनको देखकर सुरेखा की बाँछें खिल उठीं। शकुंतला भाभी की मौजूदगी से अब वह निश्चिंत थी। कब कौन सी रस्म होनी है, कब क्या करना है, भाभी निर्देश देती जाती। रिश्तेदारों के शादी के आखिरी वक्त पर पहुंचने की मजबूरी को समझते हुए शकुंतला भाभी ने कुल रस्मों की अदायगी बदलते समय के हिसाब से तरीके से निपटवा दिया। जहां मौके की नज़ाकत और शकुंतला भाभी की अहमियत सुरेखा समझ रही थी, वहीं आराध्या को दिक्कत थी। मम्मी, मेरे फ्रेंड्स के बीच में ताई जी का बैठना अजीब लगता है। सुरेखा भी देखती कैसे शकुंतला भाभी आराध्या के दोस्तों की हंसी ठिठोली से आकर्षित हो खिंची चली आती हैं। मेहंदी फंक्शन के लिए प्रैक्टिस करती लड़कियों को टुकुर टुकुर निहारती। शकुंतला भाभी वहीं जम जाती तो उनको वहां से उठाना मुश्किल होता। कितने भी बहाने से उठाओ, वह घूम फिर कर वही लड़के लड़कियों के हुजूम के बीच आकर बैठ जाती। मम्मी, सारी प्राइवेसी चौपट हो गई। बाथरूम तो जब देखो तब इंगेज ही रहता है। समय के बदलाव ने चुपके से भूमिकाओं में अदला बदली कर दी थी। भावी दुल्हन को घेरे रहने वाले नाते रिश्तेदारों की जगह आरामदायक होटलों में और सहेला सहेलियों का कब्जा घर पर था। भाभी, आपको घर पर आराध्या के दोस्तों के हंगामे के बीच ज़रा भी आराम नहीं मिलता है। यहाँ आराम भी मिलेगा और नींद भी पूरी होगी। हम सुबह सुबह आपको ले जाएंगे, कहते हुए सुरेखा ने उनको होटल में शिफ्ट करा दिया। अब भाभी पंडित जी के दिए समय पर आती, निर्देश देती, हिसाब से सब तैयारी करवाती। पूजा की रस्मों के बाद वो थक गई होंगी इस चिंता के साथ फिर इसी होटल में पहुंचा दी जाती। आराध्या को चैन था, सुरेखा संतुष्ट थी। इकलौती बेटी की शादी विधि विधान से हो सके इस इच्छा के आगे ये व्यवस्था खर्चीली ज़रूर थी, पर जहाँ इतना खर्च यहाँ ये भी सही सोचकर संतोष किया गया। शकुंतला भाभी का ध्यान बखूबी रखा जा रहा था। वो भी अपनी अहमियत देखकर प्रसन्न थी। मेहंदी वाले दिन तो वो मंत्रमुग्ध सी हो गई। जिस तरह आराध्या के दोस्तों ने डांस की प्रस्तुति दी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो टीवी सीरियल पर मेहंदी का दृश्य चल रहा हो। शादी वाले दिन दबे शब्दों ने सुरेखा ने समय से बल्कि थोड़ा जल्दी जल्दी कुल रीतियां निपटाने को बोल दिया। शादी होटल से होनी थी, सो भाभी मंडप से लेकर शादी में लगने वाली पूजन सामग्री को इकट्ठा करने में पंडित जी की मदद करवाती रहीं। दोहरी हर बार लिस्ट पढ़ती, इस डर से कि कहीं कुछ छूट न जाए। खास हिदायत दी थी सुरेखा ने कि होटल से कुछ मंगवाना आसान नहीं होगा। भाभी सावधानी पूर्वक सामान जमाती जाती। एक यही काम तो सौंपा गया था उन्हें, तो भला उसमें कोई चूक कैसे होने देती। शादी वाले दिन घर मेहमानों से भर गया था।
इवेंट मैनेजर सुमेर सूरी के इंतज़ाम को देखकर सभी प्रभावित थे। शाम को भाभी मेहमानों की भीड़ में कुछ गुम सी हो गई थी। कितने नए अपरिचित चेहरे थे जो देखे और परिचित थे, उनके पास भी जैसे समय की कमी थी। सबको देख सुन लूंगी का सजोया सपना तो सपना ही रह गया था। शादी की गहमा गहमी में सब अपने में ही व्यस्त और मस्त थे। आधी रात को शकुंतला भाभी को उन्नीदी मुद्रा में अकेले मंडप के पास बैठा देखकर अविनाश ने उनको थोड़ी देर आराम कर लेने को कहा तो वो मुस्कुराकर बोली, कन्यादान के बाद ही आराम करूंगी, अरसे बाद तो ये मौका आया है। अविनाश और सुरेखा के कन्यादान करने के बाद भाभी का नंबर आया तो बड़े मनोयोग से उन्होंने कन्यादान दिया। कन्यादान के बाद में किसी ने उन्हें वहीं एक कमरे में पहुंचा दिया। जिम्मेदारी से फारिग थकी हारी भाभी दवाई खाकर सोई तो ऐसा सोई कि आराध्या और मेहमानों की विदाई के हंगामे के बीच भी नहीं उठी। और जब उठी तो न मंडप था, न सोफे कुर्सियां, न कोई साज सजावट। अविनाश की तंद्रा सुरेखा के प्रश्न पर टूटी। क्या सोच रहे हो? भेज दो भाभी को, सुमेर से नाश्ते तक का कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा होगा लंच से पहले ही निकल जाएं सब। इंदौर वाली मौसी के बच्चे भी हैं, उनकी ट्रेन तो दोपहर की है। ये तो अच्छा हुआ कि कुछ पैक लंच एक्स्ट्रा बनवा लिए, वरना मुश्किल होती। और समझ रहा था कि सुरेखा एकांत चाहती है ताकि बिखरे घर को अपने मन मुताबिक समेट सके। इवेंट मैनेजर के साथ अविनाश और सुरेखा देर तक हिसाब किताब करते रहे। कुछ चूका, कुछ बकाया रह गया। सुरेखा को पग फेरी की तैयारी की चिंता सताने लगी थी। वह उसकी तैयारी में जुट गई। दोपहर बीत गई थी। अविनाश का ध्यान शकुंतला भाभी की ओर गया तो जो चुपचाप बैठी सुरेखा को पग फेरे के सामान को सहेजती देख रही थी। भाभी आप तैयार हो जाओ, मंदिर दर्शन करके वहीं से निकल जाएंगे। अविनाश बोला तो सुरेखा चौंकी। निकल जाएंगे मतलब? हाँ, भाभी को छोड़ने जाना है तो रास्ते में मंदिर भी हो लेंगे। कहते हुए अविनाश ने उड़ती उड़ती सी नज़र सुरेखा पर डाली। मतलब तुम भी जाओगे? नहीं भाई, कितना थके हो तुम, ऐसे में ड्राइविंग ठीक नहीं, भाभी को ड्राइवर छोड़ाएगा। सुरेखा चिंकी तो भाभी बोली, हाँ अविनाश तू अब आराम कर। नहीं भाभी, मैं आपको अकेले कतई नहीं भेजूंगा, गाड़ी ड्राइवर ही चलाएगा, मैं तो बस साथ जाऊंगा। घंटा 2 घंटा आपसे बातें करने का मौका मिल जाएगा। जो आज अकेले भेज दिया तो अगली बार श्रीकांत दादा कान खींचेंगे मेरे। तेवर के अपनेपन से गदगद शकुंतला भाभी चलने की तैयारी करने लगी। सुरेखा के चेहरे पर नाखुशी के भाव देखकर अविनाश उसके पास आकर धीमे से बोला, बेटी की शादी इवेंट मैनेजर ने मोटी रकम की बदौलत यादगार बना दी। रही बात शादी के रीति रिवाजों को निपटाने की, तो उसके लिए शकुंतला भाभी के लिए सम्मान, समय, 2 मीठे पर वास्तविक सच्चे मन से निकले बोल, बस इतना खर्च है। मेरे हिसाब से सौदा बुरा नहीं है। अविनाश का कटाक्ष सुरेखा को जड़वत कर गया। चलते समय वह भाभी के पैर छूने झुकी तो सरल हृदय शकुंतला भाभी उसके सर पर हाथ फेरती हुई बोली, बड़ा मान दिया तुम लोगों ने, चाचा चाची का अभाव नहीं खला, खुश रहो। भाभी चली गई तो कुछ भरे मन से वो भीतर आई। घर का एकांत सूनेपन में बदल गया जो अच्छा नहीं लगा। आराध्या के पग फेरे के सामान को जांचने लगी। सब कुछ बढ़िया होने के बावजूद कुछ कमी सी लगी तो अलमारी की दराज खोलकर शकुंतला भाभी की दी हुई डिबिया उठाकर पायल निकाल लाई। छोटे छोटे घुंघरुओं की रुनझुन सुनने के लिए पायल हिलाई और सावधानी से उसे आशीर्वाद के लिफाफे के साथ रख दिया तो लगा पग फेरे के सामान में पूर्णता आ गई है। तो यह थी मीनू त्रिपाठी जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।